लेंगे। ईरान कमज़ोर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका और इसराइल की ताकत के आगे। लेकिन ताकत से तो सब काम नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो वियतनाम में अमेरिका की विजय हो जाती। अफगानिस्तान में 22 साल जिन ग्रुप से लड़ रहे थे उन्हीं को सत्ता झेलनी पड़ी। इराक में सत्ता परिवर्तन तो कर लिया, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। फिर उसके बाद सीरिया में भी हमने देखा पूरा बर्बाद हो गया। फिर लीबिया में भी गद्दाफी तो मर गए, लेकिन सिविल वॉर चल रही है अभी वहाँ पे। तो इस तरह खाली फिर ईरान तो इन सब देशों से ज़्यादा स्ट्रांग है। लगता है कि ये युद्ध अभी चलेगा। हाँ, ये है कि अगर ज़्यादा ईरान नुकसान पहुँचाएगा तो अमेरिका या इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सर, आने आपको वाला नहीं लगता समय कि बताएगा। ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं लगातार, क्या अमेरिका और इसराइल को इस बात का अंदाजा नहीं रहा था या किसी मुगालते में थे ये? पता नहीं, देखिए साहब, पावर ने ब्लाइंड कर रखा था इन लोगों ने। मेरा ख्याल है कि ईरान ने, इजराइल ने ये सोचा होगा कि हम पहले ही दिन सबको मार देंगे, और किया भी, कोशिश की। मगर ईरान काफ़ी तैयार था कि ऐसा हो सकता है। उसके हिसाब से उन्हीं ने सक्सेशन अपना तैयार कर रखा था डिफरेंट फील्ड्स में। दूसरी बात ये कि क्यों नहीं है इस बात का अंदाज़ा था, ये ताज्जुब की बात है। इसी के जून में जो लड़ाई हुई थी पिछले, उसमें भी ईरान ने काफ़ी तबाही की थी तेल अवीव और दूसरी जगहों पे। इस दफ़े इसराइल ये सोच रहा था अमेरिका शुरू से साथ में होगा तो ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा और ईरान को पीट लेंगे। ईरान कमज़ोर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका और इसराइल की ताकत के आगे। लेकिन ताकत से तो सब काम नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो वियतनाम में अमेरिका की विजय हो जाती। अफगानिस्तान में 22 साल जिन ग्रुप से लड़ रहे थे उन्हीं को सत्ता झेलनी पड़ी। इराक में सत्ता परिवर्तन तो कर लिया, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। फिर उसके बाद सीरिया में भी हमने देखा पूरा बर्बाद हो गया। फिर लीबिया में भी गद्दाफी तो मर गए, लेकिन सिविल वॉर चल रही है अभी वहाँ पे। तो इस तरह खाली फिर ईरान तो इन सब देशों से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो लगता है कि ये युद्ध अभी चलेगा। हाँ, ये है कि अगर ज़्यादा ईरान नुकसान पहुँचाएगा तो अमेरिका या इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, मिडिल ईस्ट के जो ये मुस्लिम देश हैं, सो कॉल्ड जिन्हें कहा जाता है, ओआईसी के जो मेंबर्स हैं, वो जो नहीं कर पाए वो ईरान ने कर दिया। कैसे ये मुमकिन हुआ? क्या इसके पीछे कोई खास क्या वजह मानते हैं आप? कहा जाता है कि जो ईरानीज होते हैं, जो ईरान में जो अवाम है, जो वहाँ की लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं करबला की जो पूरी एक तारीख है उससे मुतासिर है। क्या ये उसके परिणाम भी हैं? जी, मज़हब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अ, ये शिया थियोलॉजी में सफरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, और मार्टिरडम दोनों का, शहादत का भी है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी तैयारी कर रखी थी। पड़ोस के जो देश थे इनके पास फ़ौज तो है नहीं, न सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन। इनकी ये तो अमेरिका पे डिपेंडेंट करते हैं सिक्योरिटी के लिए। इनका एग्रीमेंट भी है ज़्यादातर देशों का, ऑयल फॉर सिक्योरिटी। यानी ये सस्ता तेल अमेरिका को देंगे, उसके बदले अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा। और साथ में ये भी एक एग्रीमेंट था कि आप तेल का कारोबार जितना है वो डॉलर में होगा। तो अमेरिका का इससे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकन, सभी जगह अमेरिकन बेसिस थे जिसके ऊपर इसराइल ईरान ने अटैक किया। तो जितने अमेरिकन सोल्जर थे वो मुल्क ही छोड़ के भाग गए। कुछ मुल्क छोड़ के चले गए, कोई जो बचे थे कुछ बहुत से वो होटल्स में शिफ्ट कर दिए गए। तो वहाँ पे कोई लड़ने वाला नहीं था इनसे। इस बात का काफ़ी गुस्सा भी है। सऊदी ने इस बात को कहा भी कि हमने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किया इन लोग के ऊपर, बेसिस बनाए, और अंत में जब हमारे पास ज़रूरत पड़ी, ईरान ने अटैक किया यहाँ पे, तो ये मुल्क ही छोड़ के चले गए। तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी बात ये कि कोई दूसरा देश किसी के लिए लड़ता नहीं है। ये नहीं लगता कि वो अ, ईरान एक शक्तिशाली देश है, उससे वो क्यों लड़ेंगे। आखिर अमेरिकन का इंटरेस्ट अलग था। अमेरिकन
और फिर दूसरी बात ये कि वो ये भी जानते हैं कि जितने अरब वीक होंगे उतना ज्यादा अमेरिका पे उनकी निर्भरता और बढ़ जाएगी आने वाले समय में। खैर ये सब अभी बातें जल्दी हैं करना, क्या होगा ये तो समय बताएगा। सर, जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, मुश्तबा खामिनाई, उनके सामने अब क्या चुनौतियां हैं अब से, आज से, और क्या कुछ उनका एक्शन प्लान हो सकता है अमेरिका इसराइल को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो अकेले कोई चीज डिसाइड कर पाएंगे। वहां पे दो बड़े पावर सेंटर्स रहेंगे और एक कलेक्टिव लीडरशिप। फिलहाल जब तक वॉर चल रही है उसमें एक वॉर कैबिनेट टाइप की बनती भी नजर आती है, जो पहले भी एक्ट कर रही थी। अली लारीजानी और कई एक लोग थे उसके अंदर जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे अलग अलग चीज़ों में। और फिर उसके अलावा सबसे बड़ा रोल होगा उसका IRGC, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ईरान की, उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा इस वक्त वार में है। और इनका जो ये बने हैं सुप्रीम लीडर, वो इसी वजह से बने कि इनके बड़े अच्छे संबंध जो थे वो सेना से थे। वहाँ की सेना, वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड, बसीज मलेशिया, इन सब से इनके काफ़ी ये उनके कांटेक्ट पॉइंट थे बिटवीन मतलब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei, जिनको इन लोगों ने मारा पहले, और फिर और सेना के बीच में। तो इस वजह से इनके अच्छे कांटेक्ट होने की वजह से इनको लाया गया है। थियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज नहीं है, ये आयतुल्ला नहीं है। जो एक जो जो मर्ज फ़क़ी का रोल होना चाहिए उसमें ये काफ़ी कम है। लेकिन क्योंकि ये पावर के बहुत करीब रहे, इनके फादर थे, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए कि वो पॉलिसी का कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी था इनको लाना, यही वो लोग कहते हैं। इस वजह से इस बिना पे इनको बनाया गया है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है ग्राउंड ट्रूप्स उतार सकता है, ग्राउंड पे ऑपरेशन शुरू कर सकता है। क्या कुछ ऐसी रणनीति आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, सीरिया में क्या हाल हुआ, इराक में क्या हाल हुआ। अमेरिका ये गलती करेगा? और ऐसे में जब वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ट्रम्प ये गलती करेंगे क्या? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मजबूर हो जाता है, एक के बाद एक के बाद हो जाता है। जीत दिखानी ज़रूरी है उनको। और अ, शुरू से लग रहा था ईरान के पास जिस किस्म की मिसाइल्स थी, और जून के वार में उन्हीं ने यूज़ किया था कि ईरान काफ़ी तैयार है युद्ध के लिए। लेकिन फिर भी अटैक हुआ। और अब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम बूट ऑन ग्राउंड सुना। लेकिन एक चीज़ और भी है, अमेरिकन आर्मी भी नहीं तैयार है किसी भी मुल्क में कोई बड़ी वॉर लड़ने के लिए, वो नहीं जाना चाहती। फटीग नज़र आता है वहाँ पे, इसलिए कि इतनी लंबी लड़ाई अभी उन्हीं ने ख़त्म हुई है उनकी, अफ़गानिस्तान में, फिर उससे पहले इराक़ में, दोनों जगह साथ में लड़ रहे थे। बहुत लोग मारे गए, ज़ख्मी बहुत हुए हैं। अ, तो वो लोग अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, लेकिन ये कुछ स्पेशल ऑपरेशंस में ये भेज सकते हैं अपने ट्रूप्स इन अंदर, जो कि पर्टिकुलर जैसे कि किसी लीडर की हत्या के लिए, या किसी साइंटिस्ट या IRGC के टॉप कमांडर्स वगैरह के लिए पर्टिकुलर मिशन के लिए अंदर जाएं और निकल आएं। वो भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसराइल के अंदर इस बात पे भी डिबेट है कि भाई क्यों अंदर जाएं या क्यों इतनी लंबी लड़ाई लड़ो। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये वहाँ की जो हार्ड लाइन लीडरशिप है उसमें एक सेक्शन इस तरह की भी बातें करता हुआ नजर आता है। अच्छा सर, भारत की तरफ से बयान आया संसद में, राज्यसभा में, जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम जो है मिडिल ईस्ट के पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बातचीत से ही पूरा हल निकलना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारत का क्या रुख और टेक जो है वो किस तरीके से होना चाहिए इस पूरे मामले पर, और जो है वो किस तरह से? देखिए,
भारत की पॉलिसी तो शुरू से ये रही है कि बातचीत से मसले हल होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को सलाह भी दी थी कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है, और दोनों ही देशों से, ईरान हो या अमेरिका हो, इजराइल हो, तीनों देशों से बल्कि भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और हैं भी, अभी भी हैं। लेकिन इन हमारे साथ युद्ध अगर बढ़ता है और फैलता है क्षेत्र में जिस तरह से फैला हुआ था, वो एक बड़ी संकट का समय हो जाएगा। काफ़ी हद तक उसमें कल से कंट्रोल हुआ है। अगर सिविलियन एरियाज पे भी अटैक होता है अरब कंट्रीज में, जहां 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में इंडियन समुदाय के लोग हैं, तो फिर तो उनको वापसी आना पड़ेगा। और फिर हमारा $200 बिलियन के लगभग बाईलैटरल ट्रेड है, दो पक्षीय ट्रेड है इन देशों से। और फिर उसके अलावा हमारा ये जो लोग वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, ये $40 बिलियन के लगभग वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो कमाते हैं पैसा भारत आता है उनका। और हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया और कतर दोनों ने प्रॉमिस किया है कि वो $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में। तो ये सब मुश्किल में आ जाएगा। यूएई से भी इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। ये एक बड़ी समस्या भारत के लिए है। इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत को थोड़े प्रोएक्टिव इनिशिएटिव भी लेने चाहिए, जैसे कि अकेले अपील के बजाय कुछ और देशों के साथ मिल के भी अपील करें, जो ग्लोबल साउथ के हैं, जैसे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, या इस तरह के और भी बहुत से देश हैं, जापान है, कोरिया है। इन सब के साथ मिल के अफ्रो एशियन देशों के साथ मिल के अपील की जाए और बात की जाए कि भाई युद्ध रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी देखा गया कल से जो है वो कहीं ना कहीं हमलों में कमी आई है, लेकिन ईरान के जो आयतुल्ला खामेनेई साहब थे उनको मार दिया गया। जिस तरीके से मारा गया पूरी दुनिया ने देखा, और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हुए। तो क्या ईरान महज इतने में चुप बैठ जाएगा, जो उसने कहा था कि हम बदला लेंगे? देखिए, ईरान का जहाँ तक सवाल है, ईरान को अगर फेवरेबल टर्म्स मिलेंगे, सैंक्शन लिफ्ट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर मान लेगा। ईरान आखिरी कंट्री होगा जो युद्ध में जाना चाहता था, कभी नहीं जाना चाहता था वो युद्ध। उसका बहुत मैसिव डेवलपमेंट एजेंडा था, और जो चल रहा था, जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा था और तरक्की कर रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंच गया उसको इस युद्ध के चलते हुए। और तो ईरान तो हमेशा तैयार रहेगा कि युद्ध ना हो, लेकिन उसके ऊपर इम्पोज किया गया है, तो अब वो चाहेगा कि जो उसकी टर्म्स कंडीशन है वो भी उसमें एक्सेप्ट हो। तो मेरा ख्याल है तब राजी हो सकता है दोनों तरफ से, तभी बातचीत आगे बढ़ पाएगी। अच्छा सर, एक दो सवाल और लेंगे। ईरान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके रुख को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं पश्चिमी ताकतों के करीब हैं, और ईरान से उनका कहीं ना कहीं टकराव रहा है। लेकिन अब इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं वो एक्सपोज भी हुए हैं, और एक तरह की सिंपैथी जो है वो मुस्लिम उम्मा से जो नजर आ रही है वो ईरान के प्रति नजर आ रही है। तो कहीं इस पूरी जंग ने कहीं एक मैसेजिंग भी दी है ये? जी बिल्कुल दिए। देखिए, सबसे पहले ये मैसेजिंग गाजा में ये खुल के सामने आ गया था कि ईरान ही अकेला देश है जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा है। जैसे कि बाकी सब जितने भी देश थे, ये सब इजराइल, अमेरिका के साथ मिलके, अरब के सारे देश, जब भी अगर कोई मिसाइल हूती या ईरान से जाता था उस एरिया में, उसको सारे देश मिलके गिराते थे, इन्हीं देशों से। जिस पे बाद में उन्हीं ने कहा कि हम नहीं करते थे, बल्कि अमेरिकन बेसेस हैं हमारे यहाँ, अमेरिकन रोकते थे इन मिसाइल्स को। लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप इन देशों ने नहीं उठाया, महज कस्टमरी स्टेटमेंट इशू करने का, खंडन करने का। उसके आज़ाद दूसरी बात ये कि इन लोगों के हम देख रहे हैं कि लगातार रिश्ते भी इसराइल से इन सभी देशों के बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ के ओपनली हैं तो कुछ के छिपे हुए हैं।
और लेकिन आजकल कोई चीज़ छिपी हुई होती नहीं, इसराइल खुद ही लीक कर देता है या बाद में पता चल जाती है, लीक्स आ जाते हैं। तो इनके खुद, देखिए ये देश जितने भी हैं ये इतने ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर हैं कि जो अमेरिकन कहेगा वो ये करेंगे। इनकी जो थोड़ी बहुत इनके पास खुद मुख्तारी थी, मुझे लगता है कि वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप इन देशों से डील कर रहे हैं, उन्हीं ने कहा कि हमको $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया से मांगा, $1 ट्रिलियन यूएई, $1 ट्रिलियन कतर से। बाद में पता चला कि $5 ट्रिलियन इन लोगों ने दिया, और साथ में एक जहाज भी दे दिया 747 बड़ा, एज ए गिफ्ट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो इतना ज़्यादा इनका फ्यूचर, इनका सब कुछ लिंक है इन रिजीम्स का अमेरिका के साथ, और अमेरिका चाहता है इसराइल, तो ये इसराइल के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। इनकी क्षमता नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले सके। इनका जो एग्रीमेंट है वायरफॉल सिक्योरिटी का, उसने इनको पूरी तरीके से, इनके पास सेना तो है नहीं। अब ये पाकिस्तान को ला रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाए, इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान संभाले, एक्सटर्नल सिचुएशन अमेरिका था डील करेगा। लेकिन जब वक्त पड़ा तो अमेरिकन सोल्जर ही वहाँ से चले गए। ये बड़ी दुविधा में है, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, और ये खुद स्वयं आर्मी बनाने के पक्ष में नहीं है। इनको लगता है अगर आर्मी बनाएंगे तो आर्मी स्वयं कू करके सत्ता में ना आ जाए, इस वजह से ये आर्मी नहीं बनाते। अच्छा सर, ये आखिरी कैसे हल सवाल। करेंगे? ये जंग अब आपको कहाँ जाती दिख रही है? क्या ये लंबी खिंचेगी रशिया इजराइल की तरह, या फिर ठहराव आएगा किसी तरह का, बीच में कुछ बातचीत या कुछ और? कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर होगा, मेरा मानना ये है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तो उसने अपने जो अच्छे वेपन्स हैं जो नए बनाए थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह, उसका बहुत कम इस्तेमाल किया है। अभी वो ड्रोन्स और इन सब चीज़ों का बीच बीच में वो करते हैं इस्तेमाल अपनी। उनकी उनकी पूरी स्ट्रेटजी इसी में है कि वार को में जितना पुराना उनके पास वेपन सिस्टम है उनको इस्तेमाल करो, ताकि अमेरिकन और इसराइली के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाए। और काफ़ी हद तक कम भी हो गए हैं। अमेरिका इसराइल दोनों डिमांड कर रहे हैं यूरोप से, या अमेरिका ने डिमांड की है कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से कि उनके पास जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो उनको सप्लाई करें। तो ईरान तैयार तो है पूरी तरीके से, मगर इंटरनेशनल इकनॉमी को देखा जाए या वैसे देखा जाए तो बेहतर ये होगा जितनी जल्दी बंद हो जाए। इसलिए कि यूरोपियन अमेरिकन इकनॉमी रिसेशन से तो बाहर है, मंदी के दौर से तो निकल है, लेकिन अभी बहुत कमज़ोर है। और दोबारा से रिसेशन आया तो फिर उसका इम्पैक्ट, ट्रिपल इफेक्ट जो है वो पूरे एशिया अफ्रीका पे भी पड़ेगा। और युद्ध से अगर अमेरिकन दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि कोई उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, तो युद्ध से ऑब्जेक्टिव भी पूरे होते हुए मुझको नज़र नहीं आते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद।